तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि हम लोग हरिशंकर परसाई जी की किताब निठल्ले की डायरी की ऑडियो बुक सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और हम इस सीरीज में इसके तीसरे एपिसोड पर आ चुके हैं, जिसका टाइटल है युग की पीड़ा का सामना। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैंने एक अखबार में शिवशंकर की तारीफ छपवा दी थी। सुबह अखबार निकला था। लगभग 10 बजे मैं शिवशंकर के घर की तरफ चल पड़ा। जगन्नाथ काका अपनी जगह पर बैठे थे। पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, शिवशंकर से मिलने। वह बोले, वह इस दुनिया में अब नहीं मिलेगा। उससे मिलने दूसरी दुनिया में जाने की तुम्हारी तैयारी मुझे नहीं दिखती। मैंने कहा, तो क्या शिवशंकर? हाँ, वह अभी घंटे भर पहले मर गया। कैसे? कैसे मर गया? तुमने जो उसकी तारीफ आज के अखबार में छपाई है, उसने उसके प्राण ले लिए। मैं अगर सरकार में कहीं कुछ होता तो तुम्हें हत्या के जुर्म में अभी गिरफ्तार कर लेता। मैंने कहा, काका, मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। आखिर तारीफ से आदमी कैसे मर जाएगा? काका ने बताया, देखो, हुआ ऐसा कि उसके पड़ोसी ने सुबह अखबार में उसकी तारीफ पढ़ी। वह शिवशंकर के पास गया और बोला, शिवशंकर बाबू, आज अखबार में आपके बारे में छपा है। यह सुनते ही शिवशंकर घबरा कर चिल्लाया, अरे बाप रे, छप गया! और वहीं गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद उसके प्राण निकल गए। मैंने कहा, पर छपी तो उसकी तारीफ थी। काका ने कहा, उसे क्या मालूम, तुमने उसे पहले बताया तो होगा नहीं। वह समझा कि जिस बात के छपने से वह डर रहा था वह छप गई। देखो, जमाना इतना खराब आ गया है कि बिना पहले सूचित किए किसी की तारीफ भी नहीं करनी चाहिए। किसी पर दया करनी है तो बता कर करो। उपकार कर रहे हो तो पहले बता दो कि मैं तुम्हारा उपकार कर रहा हूं। मुझे दुख हुआ। उसके बीवी बच्चों का अब क्या होगा? मैंने अपनी चिंता प्रकट की तो काका हंसे। कहने लगे, तुम बड़े भोले हो। बीवी बच्चों के तो शुभ दिन अब आए हैं। वह शिवशंकर घूस और सरकारी पैसा खाकर काफी बड़ी जायदाद और नगद छोड़ गया है। बीवी बच्चे अब बेखटके उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर वह जिंदा रहता तो हमेशा डर बना रहता कि न जाने कब पकड़ा जाए और संपत्ति जब्त हो जाए। मरे आदमी की कोई जांच नहीं करता। भ्रष्टाचारी अगर जल्दी मर जाए तो परिवार को बड़ी सुविधा होती है। तीसरे पहर शिवशंकर की अंत्येष्टि से लौटा। मन खिन्न था। एक पत्रिका पलटी तो उसमें सत्येंद्र की एक कविता मिली। उसे पढ़ा तो मन और बैठ गया। सत्येंद्र हमारा बड़ा प्रतिष्ठित कवि है। उसकी कविताओं और कहानियों में बड़ी पीड़ा है। हर कविता और कहानी में वह कहता है कि जिंदगी की कमर टूट गई है, दर्द ने हमें दबा रखा है, जीवन अर्थहीन बोझ है और हम मरना चाहते हैं। मुझे उसके बारे में चिंता होने लगी है, कहीं वह कुछ कर न बैठे। सोचा, कॉफी हाउस में वह मिल जाएगा, उससे उसकी तकलीफ पूछूं और उसे बचाने की कोशिश करूं। चौराहे पर आया तो सामने से त्रिवेदी आते दिखे। मुझे डर लगा कि ये 2-3 घंटे मुझे रोक लेंगे, मगर उनके साफ कपड़े देखकर मेरा भय जाता रहा। त्रिवेदी जब साफ कपड़े पहनने होते हैं तब किसी सेक्रेटरी या मंत्री से मिलने जाते होते हैं, तब वह औपचारिक दुआ सलाम करके छोड़ देते हैं। मगर गंदे कपड़ों में त्रिवेदी फुर्सत में होते हैं और 2-3 घंटे रोक कर बातें करते हैं। तभी मैंने सोचा था कि इनके कपड़े मैं धो दिया करूं, जिससे यह हमेशा बड़ों से मिलने जाया करें और हमारा वक्त न लें। पर डर यह है कि जब मैं कपड़े धोने इनके घर जाऊंगा तब तो यह गंदे कपड़ों में होंगे और पकड़ कर बिठा लेंगे। त्रिवेदी साहित्य की लिफ्ट में चढ़कर बटन दबाकर सरकारी नौकरी की ऊंची मंजिल पर पहुंच गए हैं। साहित्य उनके छूट गया है, क्योंकि साहित्य का काम अच्छी दुकान या अच्छी नौकरी लगने तक ही होता है। पर पिछले 10 सालों से मैं उनकी ग्लानि का साक्षी हूँ। उन्हें बराबर लगता रहा है कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। वह जब मुझे मिलते हैं जिंदगी बर्बाद होने का रोना रोते हैं। आज समय कम था, इसलिए संक्षेप में अपना दुखड़ा रोने लगे। यार, हमारी तो लाइफ ही बर्बाद हो गई। सरकारी नौकरी ने सारी प्रतिभा खा ली। साहित्य सेवा की क्या क्या उमंगें मन में थीं, पर धरी रह गई। जब हमने तरंग के प्रति कविता लिखी थी तब रचनात्मक शक्ति चरम बिंदु पर थी, पर फिर इस कोल्हू में जुट गए। हिंदी ने हमसे क्या क्या उम्मीदें की थी। ऐसी आत्मग्लानि होती है कि मर जाने को जी चाहता है, मगर अब तय कर लिया है, बस सिर्फ 1 साल नौकरी करूंगा, फिर सब छोड़कर साहित्य साधना करूंगा, चाहे भूखा रह लूं। बस मुझे 1 साल और दो। मैंने उसे 1 साल और दिया।
10 सालों से एक एक साल दे रहा हूँ। हर साल वह नौकरी छोड़ने की घोषणा करते हैं। मैंने कहा, त्रिवेदी जी, साहित्य रचना चाहे आप न करते हों, पर लोग आपको भूले नहीं हैं। आपके मातहत कर्मचारी आपकी प्रतिभा पर लेख लिखते ही रहते हैं। और अभी आपके महकमे के क्लास 4 कर्मचारियों ने जो साहित्य समिति बनाई है, उसका उद्घाटन भी आपसे ही कराया था। द्विवेदी खुश हुए, बोले, अरे भाई, हिंदी माता बड़ी उदार है, अपने नालायक बेटे को कभी नहीं भूलती। उन्होंने कॉलर ठीक किया। मैंने पूछा, इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? जवाब दिया, सेक्रेटरी से मिलने जा रहा हूँ, 3 महीने से प्रमोशन रुका पड़ा है। मैंने कहा, अभी तो आप कह रहे थे कि नौकरी में जिंदगी बर्बाद हो रही है और अब तरक्की की कोशिश करने जा रहे हैं। वह बोले, अरे यार, जब जिंदगी बर्बाद ही होनी है तो उसे प्रमोशन पर बर्बाद क्यों न किया जाए। वह प्रमोशन पर जिंदगी बर्बाद करने चल दिए और मैं सत्येंद्र की खोज में कॉफी हाउस पहुंचा। कॉफी हाउस में घुसते ही सामने की टेबल पर जो देखा, उससे थोड़ी देर तो मैं चकरा गया। हमारे वयोवृद्ध आदरणीय लेखक आचार्य हेमंत जी बैठे थे। वह कॉफी हाउस में कभी नहीं आए थे। वह इसे अभारतीय मानते रहे हैं। ठंडाई की दुकान में जाते थे। वह भारतीय है। उनके कॉफी हाउस में होने से ज्यादा अचरज में डालने वाली उनकी सज्जा थी। वह अपने पोते का निक्कर पहने थे, ऊपर रंग बिरंगी तस्वीरों वाली कमीज। हाथ में उनके एक झुंझुना था और वह एक चॉकलेट चूस रहे थे। मेरे होश लौटे तो मैंने कहा, अरे आचार्य जी, आप यहाँ और ऐसे? मैं उनके चरण छूने आगे झुका। चरण स्पर्श करवाना उनका खास शौक था। ठंड में वह पूरा शरीर कंबल से ढक लेते थे, पर पैर बाहर रखे बैठे रहते थे, जिससे भक्तों को सुविधा हो। उन्होंने मुझे रोका। अरे अरे, यह क्या करते हो? मैं प्रौढ़ नहीं हूँ, बच्चा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो, मैं तो उदीयमान हूँ। उन्होंने झुंझुना बजाया और कहा, हमें चॉकलेट खिलाओ। मुझे लगा कि आचार्य जी पागल हो गए हैं। मैंने कहा, मगर यह क्या हो गया है आपको? किसी नए लेखक ने कुछ खिला तो नहीं दिया? वह बोले, नहीं, मैं अपनी मर्जी से ही बालक हो गया हूँ। देखता हूँ कि इस जमाने में नए का बोलबाला है, तो मैं भी नया बन गया, तुमसे भी छोटा बन गया। मैं झुंझुना बजाता हूँ और चॉकलेट खाता हूँ, यानी नए से भी नया हूँ और मॉडर्न भी हो गया हूँ। यह शर्ट देखो, नंगी औरतों की तस्वीरें छपी हैं और लिखा है, लव मी लव मी लव मी। मैं उन्हें हैरत से देखने लगा। वो बच्चे की तरह बोले, अंकल, हमें चॉकलेट खिलाओ ना। मैंने कहा, आचार्य जी, यह तो ठीक है, पर लिखने के बारे में क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, लिख भी नहीं आ रहा हूँ, जो लिख चुका हूँ उसे फिर से लिख रहा हूँ, मगर हिज्जे और वाक्य विन्यास की गलतियाँ करता जाता हूँ, वह नया हो जाता है। थोड़ी देर उनके पास बैठकर मैं कोने की टेबल पर बैठे सत्येंद्र के पास पहुंचा। मैंने कहा, वह जो एक वयोवृद्ध कवि हेमंत जी बैठे हैं, उन्हें जानते हो ना? सत्येंद्र ने कहा, कौन कवि? कवि तो पहले कोई नहीं हुआ, कविता तो मुझसे आरंभ होती है। मैंने कहा, पहले कोई कवि नहीं हुआ? तुलसीदास, सूरदास, कालिदास, ये भी नहीं? सत्येंद्र बोला, ये कवि कहाँ थे? जब मुझसे पहले कविता लिखी ही नहीं गई तो कवि कैसे हो जाएंगे? उसने कॉफी का आखिरी घूंट लिया और प्याला सरका दिया। मुझसे कहा, क्या आप मुझे कॉफी पिलाने आए हैं? मैंने कहा, आया तो किसी और कारण से था, पर कॉफी तुम्हें पिला दूंगा। मैंने कॉफी का ऑर्डर दिया। मैंने कहा, आपकी रचनाएं मैं पढ़ता रहता हूँ, उनमें बड़ी पीड़ा है। लगता है आपके मन में दर्द जमकर बैठ गया है। क्या तकलीफ है आपको? उसमें चैतन्य आ गया। सिगरेट फेंक कर बोला, वह युग की पीड़ा है। अपने जमाने का सारा दर्द हम पी रहे हैं, वही जहर बनकर हमारी रचना में आता है। मैंने पूछा, युग की पीड़ा की शिकायत आपको कब से है? उसने कहा, यूं 15-16 साल की उम्र से है। मेरे पेट में तब बड़ा दर्द रहता था। यह 3-4 साल चला, फिर इलाज से अच्छा हो गया। मैंने कहा, यानी उस वक्त युग तुम्हारे पेट में था? वह बोला, हाँ, मगर उसके बाद युग की पीड़ा मेरे भीतर फैलने लगी, आत्मा में आ गई, उंगलियों के पोरों तक पहुंच गई, फिर बैंक अकाउंट में फैली, फिर फर्नीचर में, कपड़ों में और बेडरूम में। अब जीवन अर्थहीन है, सारा संसार ही अर्थहीन हो गया है, किसी चीज में कोई अर्थ नहीं रह गया। मैंने कहा, तो क्या मर जाने की तबीयत होती है? वह बोला, हाँ, लेकिन मृत्यु भी तो अर्थहीन है।
इसलिए उसे भी नहीं स्वीकारा जाता। हम कुछ स्वीकार नहीं कर सकते। इसी समय दो खूबसूरत बच्चों को लेकर एक दंपति भीतर आया और एक टेबल पर जाकर बैठ गया। माता पिता बच्चों को प्यार करने लगे। सत्येंद्र उन्हें देखता रहा और उसके चेहरे पर घृणा आ गई। कहने लगा, देखो कितने उल्लू हैं, अपने बच्चों को प्यार करते हैं, बेवकूफ। वह उन्हें देखता रहा, बड़े दर्द से बोला, मैं निपट अकेला हूं। मैंने पूछा, अकेले क्यों हूं? उसने कहा, क्यों मैं किसी से मिलता जुलता नहीं, सबको मेरे पास आना चाहिए, वे नहीं आते हैं तो मैं अकेला हूं। कॉफी आ गई। हम कॉफी पीते हुए बातें करने लगे। मैंने कहा, भाई सत्येंद्र जी, मुझे अभी आपकी पीड़ा का रहस्य समझ में नहीं आया। उसने खींचकर मेरी तरफ देखा, बोला, तुम्हें क्या पीड़ा नहीं दिखती? क्या इस युग के संकट से तुम अनभिज्ञ हो? मैंने कहा, मुझे कुछ पीड़ा और संकट तो दिखते हैं। 17 साल बाद भी देश भूखा और नंगा है। छोटे छोटे बच्चे होटलों में काम करते हैं। नाबालिग लड़कियां पेट भरने को चकलों में बैठ जाती हैं। दहेज के कारण लड़कियां बिन ब्याही सूख जाती हैं। हर तरफ लूट खसोट है। साधारण आदमी का कई तरफ से खून चूसा जा रहा है और कोई बचाव का रास्ता नजर नहीं आता। उधर युद्ध का संकट है। यह सब तो मेरी समझ में भी आता है। यही क्या युग की पीड़ा है? यही तुम्हारे दर्द और संकट की अनुभूति का उत्स है? सत्येंद्र ने मेरी तरफ देखा जैसे मैं कोई बच्चा हूं। बोला, आप बहुत नासमझ हैं। युग की पीड़ा अपने भीतर से उपजती है। जमाने का मेरे प्रति जो कर्तव्य है वह जब नहीं करता तब घोर पीड़ा होती है। देखो, सुबह से मुझे 3 कप कॉफी अपने पैसे से पीनी पड़ी है। मुझे पीड़ा नहीं होगी? मुझे कुल 800 रुपये तनख्वाह मिलती है और उस नरेंद्र को 1000 रुपये प्रथमेश के अभी अभी 1200 हुए हैं। मुझे रात भर इस पीड़ा से नींद नहीं आती है। सुरेश के पास कार हो गई, मालूम है आपको, और मैं टैक्सी लेता हूँ। मैं इतना बड़ा लेखक हूँ। यहाँ 3 गर्ल्स कॉलेज हैं। उनकी सारी लड़कियों को मेरे इर्द गिर्द होना चाहिए कि नहीं? मगर कोई नहीं आती। इस असंस्कृत समाज में दम घुटता है मेरा। और आप पूछते हैं यह पीड़ा कहाँ से आती है? हम इस सारे जहर को पीते जाते हैं। दुनिया अर्थहीन हो गई है और लोग हैं कि खाते पीते हैं, शादी ब्याह रचाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और बच्चों को प्यार करते हैं। सब के सब गंवार, जड़ और संवेदनहीन है। सत्येंद्र बहुत क्रोध में आ गया था। उसने एक घूंट में सारी कॉफी निगल ली और कप जोर से पटक दिया। उसके मूड को देखकर ऐसा लगता था जैसे वह अभी जाकर रेलगाड़ी के सामने गिर जाएगा। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। कहा, बंधु, ज्यादा मत घुटो, कहीं पेट का दर्द फिर न उभर आए। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? वह बोला, आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। आप जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं आपसे घृणा करता हूं। मैं उठ लिया। आचार्य हेमंत के पास से निकला तो उन्होंने पूछा, क्यों साहब, हमारे उन अंकल को क्या हो गया? मैंने कहा, वह युग की पीड़ा से त्रस्त हैं। हेमंत जी ने कहा, हमारे जमाने में यह बीमारी नहीं थी। बड़ा प्राणलेवा रोग है। दूसरे महायुद्ध के बाद दुनिया में फैला है। हेमंत जी फुग्गा फुलाने लगे और मैं कॉफी हाउस से बाहर आ गया। दोस्तों, व्यंग की कहानियां हरिशंकर परसाई जी से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। तो इस सीरीज में आगे बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।